नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और बिना हम समय गवाए सीधे सीधे अपने दर्शकों को बता देते हैं, चुनाव आयोग में एक बड़ी बगावत हो गई है। बड़ी बगावत हो गई है। 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 नहीं, 46 47 48 49 नहीं, 50 अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए व्हाट्सएप के जरिए आदेश दे रहे थे, नियम कानून प्रक्रिया के खिलाफ जा रहे थे, लोगों को परेशान करने का कह रहे थे, लोगों के नाम काटने को कह रहे थे। हमारी आत्मा, हमारा जमीर गवारा नहीं किया। हम इस्तीफा देते हैं। इन 50 बहादुर बीएलओ को सलाम, दिल से सलाम। और हाई कोर्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती जांच एजेंसी को भागना पड़ा और कुछ घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई, एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक के बाद एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेनकाब होते हुए जा रहे हैं। हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिवजी करेंगे और बहुत ही संक्षेप में हम दर्शकों को एक एक करके तमाम खबरों की जानकारी देंगे। जी शिव जी। आज इकाएक बंगाल में जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। हम शिक्षक समाज को समाज का निर्माण करने का जिम्मेदार मानते हैं। जब कोई भी बात होती है तो कहते हैं शिक्षक समाज का निर्माता। वही शिक्षक आज ज्ञानेश कुमार से बगावत कर बैठे, नहीं करूंगा काम। और वजह सुनेंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा था, ये काम करिए, इनका नाम जोड़िए, इनका घटा दीजिए, इनके पिताजी का नाम अमुक है, इनको काट दीजिए, इनका फला है। वहां के एक विधायक है, उन्होंने ये कहा कि अगर राम है नाम तो कोई जांच नहीं, अगर रहीम नाम है तो फिर जांच। बीएलओ को ये बात नागवार गुजरी। और एक क्षेत्र के नहीं, जो संतोष जी ने गिनती बताई, वो एक गांव के नहीं है बीएलओ, एक परगना के नहीं है, वो पूरे विकास खंड के, यानी पूरे ब्लॉक के सभी ने मिलकर ईआरओ को सामूहिक इस्तीफा थमा दिया। कहा साहब अपनी धर्मशाला धर लो, हम नहीं कर पाएंगे कि व्हाट्सएप से आप सुबह कुछ मैसेज, शाम को कुछ मैसेज। अब मेरा दिमाग जा रहा है कि एक दिन चुनाव आयुक्त के सहयोगी संधू साहब ने कहा कि व्हाट्सएप पर मैसेज आया और एसआईआर करा दी आपने। कोई आपके पास न तथ्य है, न गाइड फाइल है जो आप बता सको किसी को, किसके आदेश पर हुआ, क्या हुआ। आज वो शिक्षकों ने भी मोहर लगा दी कि पूरी एसआईआर व्हाट्सएप के जरिए चल रही। हाईकोर्ट में सुनवाई थी, हाईकोर्ट में भी ईडी अपना तथ्य नहीं रख पाई, गिड़गिड़ाती रही कि हम साहब कुछ नहीं लेके आए हैं। ममता बनर्जी के वकील कहते रहे, अरे आप तथ्य लेके आए हो, सबूत लेके आए हो। वो कह रहे थे आप ही सब छीन छान के भाग गए। बंगाल कोर्ट ने कहा कि अब आप जाइए, अपनी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखिए। अब ये सब कैविएट क्यों लगाती चली गई टीएमसी? वहां वो पक्ष रख रहे थे, मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं रख रहे थे बंगाल के हाईकोर्ट में। वो ममता बनर्जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टीएमसी की तरफ से पक्ष रख रहे थे। और कितनी बहस हुई। सरकार के अपर महाधिवक्ता वीएस राजू जमे पड़े रहे 1.5 घंटा, ये पूरी सुनवाई हुई। और उसके बाद जज साहब अपने घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि खबर आ गई 50 बीएलओ ने इकट्ठा इस्तीफा दे दिया। इससे पहले एक याचिका पड़ी है 50 बीएलओ की मौत की, अब 50 का इस्तीफा। क्या हो रहा है? ऐसे तो अगर पूरे प्रदेश की कहेंगे, हालांकि पहला इस्तीफा जो हुआ था वो हमारे चुनाव आयुक्त की बेटी के इलाके से, उस जिले से हुआ था, नोएडा से पहला इस्तीफा। अब ये सब चीजें समझो तो कितनी गहराई की बात है। एक काम करने से कितने लोग परेशान हैं। और आपको याद होगा कई की जान तो इसलिए चली गई कि यह काम 29 नवंबर ही तक होना था, यानी 1 महीने में होना था। फिर 15 दिन बढ़ाए गए, फिर 15 दिन बढ़ाए गए, और वो चले गए 1 महीने के आशा में।
उस शिक्षक ने क्या कहा था मुरादाबाद वाले ने कि शायद कुछ दिन होते तो मुझे जान नहीं देनी पड़ती, और जिस दिन उसकी जान गई उसी दिन 1 सप्ताह बढ़ गया, उसकी जान तो नहीं लौटी। इन सब चीजों को समझेगा कौन? क्या हमारा चुनाव आयोग, क्या हमारी सरकार, मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं? मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एसपी ने कह दिया कि कोर्ट का आदेश हम नहीं मानेंगे, ये अवैध है। ऐसा तो हमने तो अपने अब तक के कार्यकाल में पहली बार सुन रहा हूं। अब इसे भी भक्त लोग कह देंगे। सत्यमेव जयते। एक महात्मा है, आजकल प्रधानमंत्री के खास हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू पैदाइशी वो नफरती है, जैसे उनके पास प्रमाण पत्र है कि वो ईमानदार हिंदू है, बाकी सब नफरती हिंदू है। कहने को बहुत बात है, लेकिन मुद्दे पे आ जाते हैं। संतोष जी, इन बीएलओज को क्यों देना पड़ा इस्तीफा, और क्यों हुई वहां तोड़फोड़? क्या वजह? पूरा का पूरा राज खुल गया शिव जी, पूरा का पूरा राज खुल गया है। लेकिन पहले जरा मैं बता दूं कि कोलकाता हाई कोर्ट से मोदी साहब की चहेती जांच एजेंसी ईडी को क्यों भागना पड़ा, और ईडी के वकील ने जो कहा वो ईडी को बेनकाब कर दिया, अमित शाह नरेंद्र मोदी को बेनकाब कर दिया। भैया ये याचिका दायर की गई, पहले ईडी के वकील ने कहा कि ये जो याचिका है, इस याचिका को जिन्होंने दायर किया है उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। भैया इतने साल बाद आप जाते हो, आपको पता है कि चुनाव प्रचार अभियान जो पूरा तृणमूल कांग्रेस का वो देखते हैं, और आप कह रहे हो कि कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी की तरफ से सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि हुजूर हमारा तो सिर्फ इतना ही लेना देना है कि हमारा जो राजनीतिक दल का जो डेटा है वो कम से कम सुरक्षित न रहे। अब पूछा गया, भैया कोर्ट ने पूछा ईडी के वकील से, तो ईडी के वकील ने कहा कि नहीं हमने तो कुछ रिकॉर्ड जब्त ही नहीं किया, जो भी फाइलें ले गई वो ममता बनर्जी ले गई। अरे भैया ममता बनर्जी तो पॉलिटिकल फाइलें ले गई होंगी ना, चुनावी तैयारियों की, डेटा की, उम्मीदवारों की। आप तो वहां मनी ट्रेल ढूंढने गए थे ना, आप तो वहां ब्लैक मनी का हिसाब किताब ढूंढने गए थे ना, कहां से पैसा आया, कैसे गोवा विधानसभा चुनाव में गया, वो ढूंढने गए थे, या आप वो फाइलें ढूंढने गए थे जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी कि तृणमूल कांग्रेस की रणनीति। अगर वो अपनी फाइलें ले गई तो बाकी चीज तो ढूंढते, लेकिन सरेंडर कर दिया कोलकाता हाईकोर्ट में जांच एजेंसी ईडी ने। उनको लग गया कि ये मामला आगे बढ़ेगा तो फंस जाएंगे, और फंस गए तो साहब और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। दिल्ली में बैठे 2 साहब है, बड़े वाले साहब, छोटे वाले साहब। तो अब मामला वहां रफा दफा हो गया, वहां एक वाला मामला खारिज हो गया, दूसरे मामले में कह दिया गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट में ही करते। अब सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया, ये दर्शकों को एक लाइन में बता देता हूं, बड़ा दिलचस्प है। भैया गांधी परिवार के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड का मामला था, ईडी की चार्जशीट को अदालत ने मना कर दिया, खारिज कर दिया, कह दिया कोई मामला नहीं है। उससे पहले दिल्ली पुलिस से दर्ज करवा दिया एक एफआईआर। यहां ईडी गई, पता नहीं वो फाइल ले पाई नहीं ले पाई, लेकिन अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि जी सीबीआई से जांच करवा लो इस मामले की, मतलब ये घोल मट्ठा करते रहो। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ घंटों बाद यानी कल इस मामले में सुनवाई होनी है। ईडी की याचिका है, सीबीआई द्वारा जांच करवाने की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर, वहां के डीजीपी के खिलाफ एफआईआर, वहां के पुलिस कमिश्नर कोलकाता के खिलाफ एफआईआर की मांग की है ईडी ने। यानी चुनाव से पहले ममता बनर्जी को जेल भेजने की साजिश है। उस पर कल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल एम पंचोली की बेंच सुनवाई करेगी। तो एक बड़ा मामला जो है कुछ घंटों बाद यानी कल इस मामले की सुनवाई के लिए आएगा। और अब चुनाव आयोग में बड़ी बगावत की कहानी। मुर्शिदाबाद के फरक्का ब्लॉक में शिव जी एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में 50 बीएलओ ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। और सुनवाई जो वहां हुई, वहां पे तोड़फोड़ भी हुई, मारपीट की घटना भी सामने आई। इन 50 बीएलओ ने एक साथ जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इन बहादुर बीएलओ ने कहा कि प्रक्रिया अस्पष्ट है, असली वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, नियम कायदे कानून प्रक्रिया के तहत काम नहीं किया जा रहा है, और रोजाना अलग अलग आदेश व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल तो एक वानगी है, उत्तर प्रदेश में अभी एसआईआर हुआ, कभी कहा गया इस कागज से काम चलेगा, 2 दिन बाद बीएलओ को कहा नहीं इससे काम चलेगा, 3 दिन बाद बीएलओ को कोई और मैसेज भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल में भी खेला बड़े लेवल पर हो रहा है, तनावपूर्ण माहौल। और बुधवार को यानी आज ही जो है फरक्का ब्लॉक इलेक्शन ऑफिसर यानी ईआरओ को 50 बीएलओ ने सामूहिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंप दिया। और जो आरोप लगाए हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। ये तो भाई साहब चुनाव आयोग तो उनके अपने साथ बैठने वाले, अगल बगल बैठने वाले कह चुके थे कि व्हाट्सएप पे आदेश लेते हैं। बीएलओ ने मुहर लगा दिया है।
इन 50 बीएलओ ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से बिना किसी साफ और ठोस दिशा निर्देश के बार बार व्हाट्सएप के जरिए बदलते हुए आदेश भेजे जा रहे हैं, यानी रोजाना नए आदेश। पहले कहा गया था कि केवल फॉर्म भरने से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन बाद में सुनवाई के नाम पर आम लोगों को बार बार फोन करके बुलाया जाने लगा। कौन है जो फोन कर रहा है? इसी तरह के सवाल लेकर तो अभिषेक बनर्जी 31 दिसंबर को चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचे थे कि भैया महिलाओं को, बुजुर्गों को आप बुला रहे हैं, घंटों घंटों कार्यालय के बाहर खड़ा कर रहे हैं, जानबूझकर वो परेशान कर रहे हैं ताकि वो अपील ही न करे, ताकि आप उनका नाम बड़े आराम से वोटर लिस्ट से काट दो। और जब आज सुनवाई हो रही थी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, तो फरक्का के बीडीओ कार्यालय में जोरदार तोड़फोड़ हुआ है, इस तरह की बातें भी कही जा रही है। और माहौल किस तरह से तनावपूर्ण हो गया है, माहौल किस तरह से तल्खी भरा हो गया है। और बीएलओ ने साफ साफ कह दिया है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। जिन लोगों के 6-6 बच्चे हैं उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि संविधान में बच्चों की संख्या को लेकर कोई नियम नहीं है। शिव जी, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक लागू नहीं किया इन्होंने, लेकिन ये जो 6-6 बच्चे जिनके, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अजीब अजीब से सवाल पूछे जा रहे हैं, उलझाऊ सवाल पूछे जा रहे हैं। और लोगों के गुस्से का सामना कर कौन रहा है? ज्ञानेश कुमार की हिम्मत है जाने की पश्चिम बंगाल में लोगों के सामने? लोगों के गुस्से का सामना बीएलओ कर रहे हैं। और 50 बीएलओ ने चुनाव आयोग के इन गलत कामों में साथ देने का जो इरादा, विचार कहिए, वो सब कुछ ठुकरा दिया है। लेकिन मैं इससे भी बड़ा कहूंगा कि इनकी बहादुरी को सलाम, क्योंकि इन्होंने ज्ञानेश कुमार के चेहरे पर जो नकाब था, जो पर्दा था, उसको खींचकर अब बेनकाब कर दिया है। सर, इस बात को मानेगा कौन? बेनकाब कर दिया, ये स्वीकार कौन करेगा? इस देश की जनता के सामने कितनी बार नंगे हो गए। आपको वो बात याद नहीं रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने अगर 1 सप्ताह के भीतर मुझे प्रपत्र नहीं दिए तो मैं देख लूंगा, मैं करूंगा कानूनी कार्रवाई। क्या हुई? राहुल गांधी ने फिर और इतर कर दिया, सीधा कह दिया चुनाव आयोग चोर है, वोट चोरी कर रहा है। कोई तो जवाब दो। लेकिन संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक संवैधानिक संस्था पर लगातार सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं और इन सवालों का जवाब नहीं कोई चुनाव आयोग दे रहा है। देना तो पड़ेगा। ईडी, अच्छा संतोष जी, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहीं ईडी, चुनाव आयोग, सीबीआई क्यों सक्रिय होती है? बिहार की ईडी ने सब जांच कर ली तेजस्वी की। 1 वर्ष पहले हेमंत सोरेन की सब जांच हो गई, फाइनल मिल गई, या फिर अब आने वाले बात करें तो 29 में फिर वो जांच होगी शुरू उनकी, क्योंकि 29 में फिर चुनाव आ जाएगा झारखंड में। हरियाणा में हुड्डा की जांच हो गई, महाराष्ट्र में सारे विपक्षी दलों के नेताओं की जांच हो गई, दिल्ली में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सबकी जांच हो गई, संजय सिंह। चुनाव से पहले ही क्यों भ्रष्टाचार हो जाता है उस राज्य में? फिर वो जो उनका ड्रोन था मोदी जी का, वो अगले राज्य में उतर जाता है। लेकिन पूरी ईडी उधर नहीं जा रही है। तमिलनाडु में भी चुनाव है, उधर नहीं जा रही है। पता नहीं, याद आ जाता है गए तो हम फिर गड़बड़ी हो जाएगी। संतोष जी, देखिए, ये बड़ा एक दिलचस्प सवाल आपने पूछा है और ये सवाल अपने आप में देश के लोगों को भी सोचना चाहिए, मतदाताओं को भी सोचना चाहिए। अच्छा, चुनाव आयोग ने एक बड़ा सेटिंग कर लिया है यूट्यूब के साथ। आपके प्लेटफॉर्म पर भी हमने चर्चा की है, मेरे प्लेटफॉर्म पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो जाता है तो चुनाव आयोग का एक नोटिस करके आ जाता है, नीचे लिखा हुआ, जो हमारे दर्शकों को नजर आएगा। तो हम दर्शकों से कहेंगे भैया कि जो नोटिस लिखा आएगा ना, भरपूर कमेंट करना, भरपूर कमेंट करना और ये बताना कि चुनाव आयोग इस देश के लोकतंत्र के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। चुनाव आयोग को बेनकाब करते हुए जाना, और नहीं तो मर्जी आपकी है। मैं तो 3-4 चीजें दर्शकों के सामने रखूंगा, बड़े आराम से 3-4 चीजें रखूंगा। लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। जनता चुनती है कि नेता कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ये चुनना चाहते हैं कि वो तय करेंगे कि वोटर कौन होगा, मतदाता कौन होगा। बीजेपी चीन के राजनीतिक दल से सीखना चाहती है कि भाई चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी कैसे काम करती है। चीन में तानाशाही है,
वहां के राष्ट्रपति जिनपिंग साहब ने अपने ही देश के संविधान को बदलकर, वहां भी आमतौर पर 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति बना दिया है। तो क्या हमको मोदी लग जी रहा है चीन से सबक लेकर? हमको लग रहा है कल मोमोज की चटनी और मोमोज आपने भी खाए हैं, इसीलिए आप बड़ी तारीफ कर रहे हो। कल नहीं नहीं, मिल आगे गई आता हूँ ना, नहीं, आगे चटनी और आता हूँ, वो मोमोज तारीफ तो बताता खाए हूँ। हैं, पक्के खाए हैं, ये सबूत बता रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब चीन से सबक लेकर क्या संसद के इस सत्र में ले आएंगे कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री रहूंगा, क्योंकि मैं आजीवन जनता की सेवा करना चाहता हूं, इस तरह की सेवा। रुपया नीचे संतोष जा जी, रहा है, महंगाई बढ़ रही है। मुझे 30 सेकंड। पिछले महीने एक नेताजी मिले थे, बिहार का चुनाव चल रहा था, तो वो नेताजी ने अपनी एक एप्लीकेशन बीजेपी में सबसे प्रायोरिटी पे दी थी। पिछले हिस्से से उन्होंने एक एप्लीकेशन आरजेडी और कांग्रेस को दे रखी थी, क्योंकि तय नहीं हो पा रहा था उनकी सीट कहां जाएगी। और इस सब के बाद जब वो मुझे मिले तो कोई सज्जन उन्हें लाए कि आप इनकी जरा मदद करा दीजिए, टिकट में कहीं किसी नेता से अच्छे से मिलवा दीजिए। मैंने कहा भैया, मुझे तो कोई नेता मेरे कहने से अगर तुम्हारी कहीं हो रही होगी तो काट और देगा। बीजेपी की तरफ मुझे घुसने की एंट्री बैन है, और इधर वाले मुझे अपने खेमे में मानते नहीं है, क्योंकि जब हम लिपटते हैं तो हम तो सबसे सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो भैया किसी और को ढूंढ लो, हमारे पास टिकट विकेट हमारे कहने से तो कट सकती है। संतोष जी, उनके जो सवाल थे वो बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा अगर कोई नहीं देगा तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा, जनता मुझे बहुत पसंद करती है। उन्होंने नहीं माना, निर्दलीय उनने पर्चा फाइल कर दिया। 1200 वोट नहीं मिले है, नोटा को ज्यादा मिले उनसे। तो ये जो चुनाव नहीं है, ये जो आपका अंतर्मन है, जैसे हमारे यहां भी कई धुरंधर कह देते हैं, अरे संतोष जी और शिवकुमार मिश्रा को कौन देखता है, वो तो मैं वहां जाता था या मैं वीडियो करता हूं इसलिए मुझे लोग पसंद करते हैं। ये कह देने में क्या जाता है, लेकिन क्या सच्चाई तब पता लगती है। कई बड़े लोग हैं जो कहीं काम करते हैं, वहां खूब दिखते हैं, और जब वो अपना कुछ बना लेते हैं तो दर्शक नहीं पसंद करते। मैंने कई लोगों को देखा यही मार्केट में फ्लॉप होते, आगे बढ़ते। ये दर्शक की पसंदी नापसंदी हम और आप तय नहीं कर सकते। कुछ लोग दर्शकों के आपने जो की जनसेवा वाला जो उठा दिया है, झोला उठाकर चले जाऊंगा, उनके बारे में बता देता हूं। वो क्या थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। प्रचारक के तौर पे क्या दायित्व था उनका कि पूरे देश भर में भाई आरएसएस को मजबूत करना है और बीजेपी की मदद करनी है। लेकिन ऐसा सत्ता का चस्का लगा कि उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो डेपुटेशन पे भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। फिर डेपुटेशन पे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। दर्शकों को कहूंगा, भक्त लोगों को खासतौर से कहूंगा, भैया प्रचारक थे, सब कुछ त्याग के घर छोड़कर चले गए थे। फिर कुर्सी का मुंह ऐसा हुआ कि आरएसएस से डेपुटेशन पे बीजेपी में आ गए। अच्छा चलिए आ गए, उसके बाद मीडिया का ऐसा चस्का लगा कि विजय चौक पर बैठ बैठ के लाइव देते थे। बता देता हूं दर्शकों को, भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बगावत की ऐसी आग सुलझाने लगे क्योंकि मुख्यमंत्री बनना था, बीजेपी ने ही उनकी गुजरात की एंट्री पर बैन लगा दिया था। अगर मैं गलत हूं तो भक्त लोगों से कहूंगा मुझे करेक्ट कर दे। नहीं, मैं मुझे दे दीजिए 2 मिनट 20 सेकंड। हाँ, गुजरात में बैन अमित शाह का भी लगा, तो गुजरात में बैन नरेंद्र मोदी का भी लगा। मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, दोनों में फर्क है। अमित शाह पे जो बैन लगा था गुजरात एंट्री में, वो अदालत ने लगाया था, जो विपक्ष उनको तरी पार कह के वो करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी पर गुजरात की एंट्री पर जो बैन लगा था, वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने लगाया था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन वाली भाजपा। और इतना ही नहीं शिव जी, नरेंद्र मोदी के बोलने की आदत, अब मैं उसको दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे, नरेंद्र मोदी के बोलने की आदत से भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने कम से कम 1 दर्जन बार फटकार लगाई थी और उन पर रोक लगाई थी कि तुम मीडिया में नहीं जाओगे, मीडिया में जाके बयान नहीं दोगे। अच्छा, झोला उठाने वाली एज में वो अमेरिका घूम रहे थे। अब कौन घुमा रहा था, कौन पैसा दे रहा था, क्योंकि भैया टिकट पे हवाई जहाज में तो छत पे बैठ के गए नहीं होंगे, अंदर सीट पे बैठ के गए होंगे, तो टिकट का पैसा लगा होगा, कुछ ना कुछ तो लगा होगा। अच्छा वहां से आ जाइए, हमारे अपना सपना। प्रधानमंत्री पर इतने गंभीर आरोप मत लगाते। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा मैं, आरोप नहीं लगा रहा। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने गुजरात में, और उस दिन के बाद से गुजरात में एक एक करके नेताओं को किनारे लगाया, पार्टी छुड़वा दिया बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को, और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में आ गए, एक एक करके नेता किनारे होते गए। 2001 से 2026 आ गया, 25 साल से कुर्सी से चिपके हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें जनसेवा करनी है शिव जी। 365 दिन में 400 दिन जनसेवा करते हैं वो,
24 घंटे में 30 घंटे काम करते हैं वो। 7 दिन हफ्ते के होते हैं, लेकिन वो 10 दिन काम करते हैं और इतना शानदार काम करते हैं। ये तो भक्त लोग बताएंगे कि रुपया नीचे गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका लताड़ रहा है, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, रूस पता नहीं किधर जा रहा है, नहीं जा रहा, कह नहीं सकते, ईरान की हालत खराब है। आप सिर्फ एडवाइजरी जारी कर देते हो कि भारत के लोग ईरान से निकल जाए, ना आप रूस यूक्रेन के मामले में युद्ध रुकवाने में कुछ करवा पा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, ना आपकी जुबान वेनेजुएला पे खुली, अमेरिका का नाम लेने से डर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से डर रहे हो, और आलोचना करते हो देश के अंदर उस जवाहरलाल नेहरू की जो उस जमाने में जब भारत एक कमजोर देश आर्थिक रूप से हुआ करता था, सामरिक रूप से हुआ करता था, उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू खड़े होके अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात करते थे। आप 56 इंच के सीने वाले आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि पता है कि बहुत ज्यादा बात करोगे तो आपके दोस्त पे कार्रवाई होगी, और कहीं दोस्त ने सब कुछ खोल दिया तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी, तो फिर आप जनता की सेवा कैसे कर पाओगे? सेवा बहुत चलिए, जरूरी है, भक्त लोगों की सेवा बहुत जरूरी है, लेकिन इन 50 बीएलओ के साहस और बहादुरी को सलाम। देश के 2 जो चुनाव आयुक्त थे, एक बार तो उन्होंने बोल दिया व्हाट्सएप, मैं तो उनसे अपील करूंगा, भैया आप बाहर निकल जाओ, बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहा नहीं, आपने पूरा करियर निकाल दिया, बाहर निकलकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, दोनों चुनाव आयुक्तों से अपील करूंगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को सच बताओ। ये देश, ये लोकतंत्र आप दोनों के प्रति आभारी रहेगा, लेकिन बाहर निकलो, सच बताओ, ज्ञानेश कुमार की एक एक पोल खोलकर सामने रखो, और सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगा, पंच परमेश्वर होता है, ख्याल रखिएगा। कल अहम सुनवाई है, और उसके बाद जो आपने नोटिस भेजा था ना, चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त को जीवन भर जो विशेषाधिकार दिया गया था, उस नोटिस पर जो ये आप सुनिश्चित कीजिए कि सरकार का जवाब टाइमली आ जाए, और आप भी तारीख पर तारीख देने की बजाय जरा फैसला दीजिए। राष्ट्रपति को आपने कहा था कि भाई इतने टाइम में विधेयक को मंजूरी दे दो, अरे आप खुद भी तो तय कर लो कि 3 महीने, 6 महीने, कितने महीने में फैसला सुनाओगे आप? बिहार की एसआईआर की सुनवाई याद है शिव जी? हमारे सामने जीवित आदमी ला दोगे जिनका नाम काटा होगा, तो हम पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। अगर हमें कोई गड़बड़ी दिखी तो हम पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। वहां प्रक्रिया रद्द नहीं हुई, एसआईआर चला भी, वोटर लिस्ट बना भी, नाम कटे भी, चुनाव हो भी गया, सरकार बन भी गई, और कहां है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? बाकी चलिए, हमारे दर्शक जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए, हम तो दर्शकों से यही कहेंगे, इतनी बड़ी बड़ी खबरें लाते हैं और आप टस से मस नहीं होते। सबसे पहले आपको देते हैं विध अच्छे समझदारी पूर्वक विश्लेषण के साथ। खबर को थोड़ा लाइक शेयर करते रहिए, हमारा भी हौसला बना रहे, सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हमें लगे कि आप हमें थोड़ी तो गंभीरता से लेते हैं। वरना आपकी इच्छा, हम तो फिर भी बोलते रहेंगे। आप चाहे 100 लोग देख लो, चाहे 1 लाख लोग देख लो, चाहे 2 लाख देख लो, और चाहे 500 देख लो, हम तो खबरें ऐसे ही करते हैं, करते रहेंगे। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और शिव जी ने जो बात कही, मान लेना भैया, हम तो कूद ही चुके हैं संग्राम में, हम तो अपनी बात करते रहेंगे। आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि हम आपकी बात कर रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं है, हमारा नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा है। लोकतंत्र को खतरा तो आपको खतरा है, अब आप सोच लीजिए क्या करना है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।